Hello student, today I am going to start next topic that is discovery of proton या फिर बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एनोड। सबसे पहले जो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट इसके पहले उन्होंने देखा था, तो उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर लिखा था उन्होंने। तो एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, ई गोल्डस्टीन। इन 1886 उन्होंने क्या किया कि उनके रिसर्च पेपर को स्टडी करने लगे और फिर उन्होंने सोचा कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको वो भी ट्राई करते हैं, करके देखते हैं। तो उसने क्या किया उन्होंने कि सेम वैसे उन्होंने कुछ सेटअप किया, जैसे उन्होंने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देखा था वैसे ही सेटअप किया। उन्होंने एक ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस ये कि उन्होंने कि इस बार उन्होंने क्या किया कि कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, ठीक है। उसमें एनोड था, इसमें क्या किया, कैथोड को परफोरेट कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एनोड का इलेक्ट्रोड लिया और कैसे दोनों था, ये एल्युमिनियम का बना था, ठीक है। अब इस ट्यूब में वैक्यूम पंप, दोनों इलेक्ट्रोड को उन्होंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था और जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी। यहाँ इधर भी कोटेड था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। और इन्होंने यहाँ पे इनर्ट गैस चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस को लो टेम्परेचर पे यहाँ पे लो प्रेशर पे यहाँ पे फिल कर दिया। क्या किया था, इन गोल्डस्टीन ने इन 1886 परफॉर्म discharge tube experiment in which he took a perforated cathode and a gas at low pressure was kept inside the tube, right। अब देखते हैं इसमें इनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जैसे उन्होंने बैटरी कनेक्ट किया, स्टार्ट किया, स्विच ऑन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड के पीछे जो यहाँ कोटिंग थी यहाँ पे क्या होगा, ग्लो करने लगा, राइट। यहाँ पे ग्लो होने लगा। तो उन्होंने सोचा जैसे कैथोड रे में उसमें क्या हो रहा था, जे थॉमसन वाले में, कि इधर से निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था, एनोड के पीछे ग्लो कर रहा था क्योंकि एनोड परफोरेटेड था। इसमें क्या था कि कैथोड परफोरेटेड था, तो उनको लगा कि एनोड है, एनोड से कोई रे निकल रही होगी जो यहाँ जा रही है, और इसमें से ये जो पोर्स है इसमें से निकल रहा है, जो पोर्स बने हुए इसमें से निकल रहा है और पीछे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करा जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड कैसा, फ्लोरोसेंस टाइप का होता है, ये ग्लो करता है, जैसे रेडियम होता है वैसे ये भी होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पड़ा ये रेस क्या करा, ग्लो करने लगा। फिर उन्होंने क्या देखा कि फिर उन्होंने क्या क्या बीच में, इसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने बीच में क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख के देखा कि जैसे उन्होंने क्या था, ऑब्जेक्ट रख दिया था और देखा था कि इस पर उनके में क्या था, ऑब्जेक्ट रख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, उसका शैडो बन रहा था, रेज रुक जा रही थी और शैडो बन रहा था। तो यहाँ उन्होंने वो भी ऐसा किया, तो उन्होंने बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई शैडो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ पैडल, यहाँ पे पैडल रख के देखते हैं। जब उन्होंने बीच में पैडल लगाया तो देखा कि उन्होंने कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके पैडल तो मूव करने लगे थे, बट यहाँ पे पैडल नहीं मूव कर रहा था। मतलब अगर कोई रे निकल रही है तो उसका यहाँ पे बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रखने के पास, जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च अगर हमने टॉर्च जलाया, कोई यहाँ पे मान लीजिए टॉर्च है जलाया, ये ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये इधर से कहाँ रे पास होती है, पीछे क्या, तो शैडो बनता है, ठीक है। मतलब कोई लाइट जाती है तो इसमें क्या, तो शैडो नहीं बना। यहाँ पे पैडल रखा उन्होंने, वो भी मूव नहीं किया। तब उनको रियलाइज़ हुआ यहाँ पे जो हमारा ग्लो कर रहा है, फ्लोरोसेंस हो रहा है, वो एनोड रे की वजह से नहीं हो रहा है। एनोड रे इज़ नथिंग, एनोड रे नहीं है, तो फिर ये है क्या, कैसे ये यहाँ पे ग्लो करने लग रहा है, क्यों ग्लो कर रहा है जब एनोड रे है नहीं, इसकी वजह से ग्लो नहीं कर रहा है। तो हुआ क्या, बीच में उन्होंने क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया था, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने, तो इसमें क्या था कि कैथोड रे से तो कैथोड से तो कैथोड रे निकल ही रही है। जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि कैथोड से कैथोड रे निकलती है, तो यहाँ भी कैथोड से कैथोड रे तो निकल रही है। वो कैसे, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और उसके पास उसका मास भी है। तो क्या करता है कि जैसे यहाँ पे ये इधर से निकल रहा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है,
ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बहुत इसे टक्कर देगा, स्ट्राइक करेगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा किसमें, H+ और इलेक्ट्रॉन माइनस, ई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई पे माइनस चार्ज लगाते हैं, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका कि जो हाइड्रोजन है वो किसने, जब हाइड्रोजन टकराया, जो कैथोड रे यहाँ से निकल रही थी, जो कैथोड रे निकल रही थी, वो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस से टकराया और क्या किया, हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया, किसमें, दो पार्ट में, H+ और E- में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमारा ये जो इधर से निकल, जो कैथोड रे है, आपको पता है ये जो क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या होगा, H+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में ब्रेक हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कैथोड रे कैसे बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन के साथ ले लिया, मिल गया, इलेक्ट्रॉन के साथ चल दिया, ये जो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चल दिया, अब बच गया H+। H+ क्या है, इसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। वो क्या होगा, ये तो हमारा एनोड पे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनोड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो तो कैथोड के साथ जल दिया, जो H+ है, जो हमारा प्रोटॉन है, तो वो तो एनोड के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि एनोड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो फिर ये H+ कैसे क्या करेगा, तो जैसे ही ये प्रोटॉन बना, ये किधर चला गया, ये चला गया कैथोड की तरफ, और जाके क्या क्या किया, यहाँ पे इसके साथ स्ट्राइक कर दिया, जो हमारा यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो वॉल था, इस पे स्ट्राइक किया और यहाँ क्या ग्लो करने लगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो था वो रे के साथ चल रहा था, कैथोड रेज के साथ, और जो हमारा प्रोटॉन था वो क्या हुआ, क्योंकि पॉजिटिव एनोड होता है, यहाँ पे तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा एनोड की तरफ जाएगा, सॉरी कैथोड की तरफ इधर जाएगा, और ये क्या करेगा, परफोरेटेड से निकल करके इधर स्ट्राइक कर रहा था, और यहाँ पे क्या था, ग्लो हो रहा था। तो फ्लोरेसेंस किससे है, ड्यू टू प्रोटॉन, ना कि एनोड रे। इसमें कोई एनोड रे नहीं निकल रहा था, ये प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे ग्लो कर रहा था। तो इसको, इस रे क्या बोला गया, कैनाल रे या फिर पॉजिटिव रे। लेटर मतलब इसको पहले एनोड रे बोले थे, बाद में इसको कैनाल रे या फिर पॉजिटिव रे बोला गया। ये कैसा था ये रे, ये पॉजिटिवली चार्ज था, और इसको क्या बोला गया, प्रोटॉन नेम दिया गया, ठीक है। पॉजिटिव था, इसको क्या बोला गया, प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन बोला गया, और ये पॉजिटिवली चार्ज था, और इसका नेचर चार्ज होने की वजह से प्रोटॉन बोला गया। और ये ट्रैवल विथ वेरी हाई स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल नहीं करती, ये बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। जो हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस्ड एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, एंड अगर किसी भी एटम की बात करें तो न्यूट्रल होगा, ना इसमें पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मिल्किंस के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को न्यूट्रल रखना है तो हम क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसका क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये आपका 1 आ जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू के 1.6 अगर रखेंगे, इसकी वैल्यू +1.6 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन न्यूट्रल। सो मैथमेटिकली ही सेड, तो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये एक प्रोटॉन का चार्ज है, यहाँ क्या, ये 1 प्रोटॉन का ये चार्ज आएगा, ठीक है। अगर इसका मास देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 पॉइंट मास कितना होगा, इसका 9.1 × 10⁻31 kg, राइट। तो इट्स अ वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड ना, इसको हम लोग 0 मान सकते हैं। तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो सकता है, एटम का मास कितना हो जाएगा, 1.672 × 10⁻27 kg। मतलब
अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम था, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल ले सकते हैं, तो नेग्लिजिबल कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन का मास। तो हाइड्रोजन का ये मास कैसे बना? तो ये कहाँ से बना? ये प्रोटॉन का मास हुआ। मतलब कि हम प्रोटॉन का मास क्या कहेंगे? प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और ग्राम में करना होगा तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 क्या होगा? ग्राम। अगर E/M रेशियो हम देखेंगे तो ऑलवेज डिपेंड ऑन द द नेचर ऑफ गैस। अगर प्रोटॉन का E/M, जैसे हम लोग न्यूट्रॉन का निकाले थे E/M रेशियो, इसका E/M रेशियो जो होगा तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे। डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सबसे पहले चैडविक ने दिया था इन 1932 में। ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ एक टर्म्स आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर रेडियो एक्टिविटी, ये क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट लाइक यूरेनियम, रेडियम एक्सेट्रा। द एलिमेंट इमिटिंग सच रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब यानी कि उस टाइम जब न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ था उसके पहले क्या हुआ था? 1896 में एक साइंटिस्ट थे बैकरल। ठीक है, बैकरल ने क्या किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया था, डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को। उन्होंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें से रेडिएशंस होते हैं। रेडिएशंस कैसे होता है? अल्फ़ा रेज या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा, गामा निकलता है। जो अल्फ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, और जो और ये कैसा होता है? ये हमारा कैसा होता है? ये डेंजरस होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जबकि बीटा क्या होता है? ये थोड़ा थिन होता है, लाइट होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। जबकि गामा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, रेज का नेचर होता है। ठीक है, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रे, जो उसमें से जो उसको रेडिएशन कह सकते हैं कि एलिमेंट में से कुछ अपने आप से कुछ अकेले रेडिएशंस निकलते रहते हैं अपने आप। ठीक है, तो ये जो अगर हमारी बॉडी इन रेडिएशन से कांटेक्ट में आ जाएगी, सबसे डेंजरस कौन सा होता है? ये अल्फ़ा। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर ये हमारी बॉडी से कांटेक्ट हुआ तो क्या क्या होता है? इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये इतना डेंजरस होता है कि हमारी बॉडी से कांटेक्ट होते ही इससे क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। उस टाइम मैडम मैरी क्यूरी के बारे में आपने सुना होगा। तो वो क्या करती थी? मरकरी के मतलब मरकरी पे उनका जो नाम था मैडम क्यूरी, मरकरी का नेम उनके नेम के बेस पे रखा गया था। तो उनकी डेथ कैसे हुई थी? उनकी डेथ हुई थी ब्लड कैंसर से। वो इस पर वर्क कर रही थी तो उनकी बॉडी में लगातार जो पार्टिकल, जो इसमें एलिमेंट्स था उससे रेज निकल रही थी, उनके बॉडी पर लगातार जाने की वजह से उनको ब्लड कैंसर हो गया था। जब इन्होंने ये डिस्कवर कर दिया, अब सारे साइंटिस्ट को अब ये दिमाग में आने लगा कि अगर वो उस पर वर्क करते हैं तो इसमें से जो रेज है तो उस रेज से उनकी भाई मौत हो सकती है। अगर वो भाई और अगर वर्क नहीं करते हैं तो फिर उनका भाई जो रोजी रोटी कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसीलिए अब उन्होंने बीच में एक साइंटिस्ट आए चैडविक, उन्होंने क्या क्या सोचा कि इस रेस को हम अपनी बॉडी पे पड़ने से रोक दें तो सही रहेगा। जैसे आजकल चला है कोरोना वायरस का, कि कोरोना वायरस से वो वायरस हमारे बॉडी में इंसर्ट ना करे, मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू अगर इंसर्ट ना करे तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक बैरियर मास्क पहन रहे हैं। ठीक है, मास्क पहनने से क्या होता है कि जो वायरस है वो मास्क पे रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो वायरस होता है वो हमारे अंदर इंसर्ट नहीं करता है। सेम चैडविक ने भी क्या किया कि जो रेस निकल रही थी उससे और अपने बॉडी के बीच में एक बैरियर क्रिएट किया, बैरियर लगाने की कोशिश किया कि अगर बैरियर हम रख देंगे तो क्या होगा कि इससे
तो जो बैरियर होगा उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पर नहीं पड़ेंगे। तो उसके उन्होंने क्या किया, एक मोटी सी मेटल की प्लेट लिया उन्होंने, जिसके पीछे खड़ा होकर अगर हम काम करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी जो है उस पर वो वर्क करेंगे, रेडियो एक्टिविटी अगर वर्क करेंगे तो इससे अल्फ़ा पार्टिकल जो होगा हम उससे बच सकते हैं। ठीक है। सो चैडविक परफॉर्म some scattering experiment in which he bombarded some light element like beryllium and boron with fast moving alpha particles, and he found that some new particles were emitted which carries no charge, that is neutral particles was termed as neutron। मतलब जब वो उन्होंने एक बेरिलियम की प्लेट बनाई, लिया उन्होंने बेरिलियम की एक मोटी सी प्लेट लिया और उस पर क्या किया उन्होंने, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई। जैसे बताया था कि वो बैरियर के लिए वो प्लेट ले रहे थे, मोटी सी प्लेट कि बीच में मान लिए वर्क कर रहे हो और यहाँ पे बीच में प्लेट लगा दिया, यहाँ से वो वर्क कर रहे हैं इस पर रेडियो एक्टिव पे, तो ये जो पार्टिकल्स में से रेज निकलेगा वो हमारा किस पे, प्लेट पे रहेगा। सेम इस तरह उन्होंने एक बेरिलियम की प्लेट ली, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराएं, तो देखा उसमें से जब पार्टिकल बम्बार्डिंग कराएं तो उसमें से भी कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स निकलने लगे। अब ये जो पार्टिकल थे इसको उन्होंने देखना चाहा कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लेट लगा दिया, एक पॉजिटिव निगेटिव। जैसे हम लोग जो थॉमसन में देखा था कि देख रहे थे कि वो रेस किधर मुड़ रही है, किधर डेविएट हो रही है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेस थी तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो सीधी चली गई, वो जो रेस थी पार्टिकल्स से सीधी चली गई, वो कहीं भी ना निगेटिव ना पॉजिटिव किधर भी नहीं मुड़ी। मतलब क्या ये से प्रूफ है कि जो पार्टिकल्स वो कैसा नेचर, इसका न्यूट्रल नेचर है। और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट से बताया था कि ये जो पार्टिकल है बहुत ही हैवी होते हैं और पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। चार्ज कितना होगा, चार्ज क्योंकि न्यूट्रल तो चार्ज 0 होगा, और उसको क्या बोला उन्होंने, न्यूट्रॉन बोला। और ये न्यूट्रॉन कैसा होता है, हैवी होता है और बल्की होता है। न्यूट्रॉन का वर्क अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रॉन का वर्क क्या होता है, न्यूट्रॉन के वर्क को अगर समझना हो तो, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ना ही इसमें पॉजिटिव है ना ही इसमें नेगेटिव है, तो उसका वर्क कैसे कराएंगे, इसका वर्क क्या होगा इसमें। आपको पता है कोई एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसमें क्या होता है, बगल बगल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक कोई भी एटम में। तो ये जो न्यूक्लियस है बहुत स्मॉल होगा, इसमें प्रोटॉन होंगे ढेर सारे। ठीक है, ये प्रोटॉन्स क्या होंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, जब रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा कि ये दूर जाने लगेंगे। ठीक है, जा सकते हैं रिपल्सन होने, भाई इतने सारे प्रोटॉन है, छोटी सी जगह इसमें प्रोटॉन है, तो यहाँ क्या करेगा, ये जो न्यूट्रॉन आएगा इनके बीच में, जो हमारा ये न्यूक्लियस है इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच में क्या करेगा, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूक्लियस में इनके बीच में न्यूट्रॉन आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाएगी, और ये क्या क्या स्टेबलाइज करेगा, इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इसको बाइंड करने के लिए, इसको प्रोटॉन को आपस में इसको बाइंड करने के लिए न्यूट्रॉन का काम होता है, इसको बाइंड करना। अभी तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, अगर ए हाइड्रोजन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जैसे बढ़ जाएगा, क्लोरीन आ गया 17 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन तो 17 प्रोटॉन भी होगा, तो जितने प्रोटॉन 17 प्रोटॉन बहुत ज़्यादा इसमें आपस में क्राउडिंग हो जाएगा, तो उसको आपस रिपल्सन होने लगेगा, तो इसके बीच में क्या क्या न्यूट्रॉन आ जाता है, जो क्या करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो ये बीच में रिपल्सन को रोकने का काम करेगा, उसको आपस में बाइंड रखेगा। अगर तीनों को एक साथ देखेंगे तो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, या फिर इसको हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, जो -1 होगा वो हमारा यूनिट लेस होगा, जो कूलम में अगर यूनिट में यूनिट दिया होगा तो इसकी चार्ज कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अगर यूनिट लेस होगा तो -1 हम करेंगे। मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, एम में क्या हो जाएगा, 0.005 एम हो जाएगा, और ग्राम में हमारा 9.1 × 10⁻28 ग्राम। E/m रेशो निकालेंगे तो कितना होगा, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg।
प्रोटॉन का होगा तो कितना होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसके मास कितने होंगे 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ये सॉरी 24 ग्राम हो गया 27 kg, कितना होगा 1.007 AMU। इसका E/M रेशियो नहीं होगा क्योंकि हर गैस के लिए ये अलग अलग शो करेगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज 0 होता है, इसका मास होगा 1.674 इंटू 10⁻27 ग्राम सॉरी kg, ग्राम में लिखेंगे तो क्या करेंगे 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम, और AMU में होगा 1.008 AMU।